नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। ये सीरीज बिहार दरोगा प्रीलिम्स का सेट प्रैक्टिस 5 है। अभी तक मैंने 4 करा चुका हूं। अब जाइए प्लेलिस्ट में और चारों वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे विधि के समक्ष जो है समानता से छूट प्रदान की गई है। विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, ए और बी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। ये दो ही व्यक्ति है जिनको विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। अब इसको पहला दे रखा है ऑप्शन में प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा दे रखा है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, तीसरा दे रखा है चुप रहने का स्वतंत्रता और चौथा दे रखा है हड़ताल का अधिकार। तो बताएंगे। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता शामिल है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 19 के अंतर्गत। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? प्रेस की स्वतंत्रता, इसके बाद और क्या हो जाएगा? प्रदर्शन एवं विरोध का भी अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। और क्या चीज? चुप रहने की स्वतंत्रता। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये सब शामिल है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1, 2 और 3। देखिए किसमें है 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। अनुच्छेद 42 में या अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 50 में या अनुच्छेद 51 में। तो संविधान के अनुच्छेद 50 में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। तो ध्यान रखेंगे किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। 4 में क्या कहा जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति से है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं प्रधानमंत्री या नियंत्रक एवं महालेखक, परीक्षक या राज्यपाल, उपयुक्त में से सभी। तो संघ के मंत्री जितने होते हैं, महान्यायवादी और राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? लोकसभा से मिलकर बनती है, राज्यसभा से मिलकर बनती है, या राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, या उपराष्ट्रपति से मिलकर बनती है? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ध्यान रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ध्यान रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। 21 संविधान में अनुच्छेद में वर्णित है, तो 79 में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों, बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है यहाँ पे अध्यक्ष परामर्शदाता समिति के कौन थे उस वक्त? जवाहरलाल नेहरू या JB कृपलानी या सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सरदार भाई पटेल को संविधान के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति का अध्यक्ष चुना गया था। तो क्या हो जाएंगे? सरदार पटेल साहब। सरदार पटेल साहब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के
प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे या 5 सदस्य थे या 8 सदस्य थे या 9 सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष पूछता तो B.R. अम्बेडकर कितने सदस्य थे टोटल? कुल तो 7, ध्यान रखेंगे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? अब प्रस्तावना के संदर्भ में सही बताना है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, बताएंगे तो हाँ एक भाग है, तो ये तो एकदम सही है। दूसरा देखेंगे, कहा जा रहा है कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, गलत जवाब, ये नहीं होगा। तो अब ऑप्शन में रखा है तो केवल एक ही होगा इसका आंसर कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, क्योंकि केशवानंद भारती 1973 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते संविधान के आधारभूत ढांचे में मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ पे तकरार आ गई, संशोधन नहीं किया जा सकता है, गलत बात है, तो इसलिए गलत हो गया, तो केवल एक ही न सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग। 9 में क्या कहा जा रहा है कि देश के शासन में मूलभूत है विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किस संबंध में कहा गया है? मूल अधिकार में कहा गया है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है, या मूल कर्तव्य में कहा गया है, या ए और बी में कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताएंगे क्या? 1980 में किया गया था, या 1981 में, या 1983 में, या 1985 में? जरा आप लोग आंसर दीजिए तो कब किया गया था? तो 1983 में केंद्र सरकार ने RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। तो किसकी अध्यक्षता में? ध्यान रखेंगे RS सरकारिया की अध्यक्षता में। कब? तो 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है साथियों? क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है, गलत, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा, इसका गठन राज्य जो है पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया, तो हाँ इसका गठन इस पर किया गया। तो अब ऑप्शन में देखा जाए, कहा जा रहा है केवल एक, केवल दो, तो हाँ केवल 2 ही होगा, एक तो नहीं होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जोड़ा गया और वर्तमान में 6 जो अभी क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के प्राप्त होने पर नहीं कर सकता है? बताएंगे। 42वें संविधान संशोधन के तहत, या 44वें के तहत, या 76वें के तहत, या 78वें के तहत? तो 44वें जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम 1978 था, इसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? ब्रिटेन से, या अमेरिका से, या जापान से, या कनाडा से? तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ये संग्रहित किया गया है, यानी कि गृहीत किया गया है। कहां से? तो जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है?
तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? पहले राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखेंगे। तो 21 अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 148 के तहत होता है। नहीं जानते तो हम नोट कर लीजिए, कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? 148 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तृतीयक जो है क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैंकिंग या बीमा या शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो है वो कौन है बताइए? बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन और चिकित्सा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखिए बैंकिंग तो आता है, बीमा भी आता है और शिक्षा भी आता है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब आता है, जितना ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब आएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्न में से किस जो है पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो कौन सा योजना था? पहली, तीसरी या छठी या पांचवी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आया था? 1974 से लेकर के 1979 में। इसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। अगर ये पुस्तक कब आया तो ध्यान रखेंगे, नोट आउट कर लीजिए, 1974 से लेकर के 79 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति जो है तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र दर्शाता है, या लॉरेंज वक्र दर्शाता है, या लाफर वर्क या क्रूजेट्स वर्क दर्शाता है। तो फिलिप्स वर्क जो है यह मुद्रास्फीति तथा बेरोजगार के संबंध को दर्शाने का काम करता है। यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है। ध्यान रखेंगे, मुद्रास्फीति जब कम होगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, तथा मुद्रास्फीति जब अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? बेरोजगारी घटेगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वक्र जो है, मुद्रास्फीति जो है कम होगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगा। अब मुद्रास्फीति जब अधिक होगा तब ना बेरोजगारी आपका जो घट जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फिलिप्स वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दे रखा है, मुद्रा आपूर्ति की कमी, या मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, या करों में कमी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। ध्यान रखेंगे, मुद्रा की आपूर्ति में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोगों ने, इस जवाब दीजिए, पढ़िए और बनाइए। ये भी इकोनॉमिक्स से है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है क्या भाई? थोक मूल्य सूचकांक, या औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या इनमें से सभी? तो वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का प्रचलित माप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जवाब? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखेंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी, या रेगर नक्स के द्वारा, या कार्ल मार्क्स के द्वारा, या किन्स के द्वारा? तो निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा रेगर नक्स ने दिया था। रेगर नक्स ने दिया था, ध्यान रखेंगे, रेगर नक्स ने दिया था। नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन याद कर लीजिए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए। कहा जा रहा है कि प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना पहले कब आया था पहले बताइए। 1974 में, अभी हम आपको पढ़ा है 1974 से लेकर के 79 के बीच। लेकिन जो है कहा जा रहा है किस मॉडल पर आधारित है, यहाँ ये बताना है आपको क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन दे रखा है डीपी थर मॉडल, या हेराल्ड डोमर मॉडल, या नेहरू महालनोबिस मॉडल, या आगत निर्गत मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये किस पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है व्यापक मुद्रा कहलाती है? M3 कहलाएगी या M2 या M4 या MO? तो M3 को हम लोग व्यापक मुद्रा के नाम से जानते हैं, M3 को, ठीक है ना। M3 क्या आपका व्यापक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, M3 को। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी देखें, ठीक है ना, और आप लोग कमेंट भी करते चलिए, तब मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? साख, राशनिंग या नैतिक दबाव या प्रत्यक्ष कार्यवाही या खुले बाजार की क्रिया? तो खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, यह मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, खुले बाजार की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देखेंगे। 24 में कहा जा रहा है जो कि आरबीआई से है। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है बताएंगे आप लोग, कमेंट कीजिए तो। शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लेखा वर्ष, अब बताइए 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, या 1 जून से लेकर के 30 जुलाई तक, या 1 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक, या 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है। ध्यान रखेंगे 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक, उल्टा नहीं चलता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जुलाई और जून, समझे। 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है, यदि प्राथमिक घाटे के ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो निम्न में से निम्न के बराबर होता है। किसके बराबर होगा भाई, राजकोषीय घाटा के बराबर होगा, या राजस्व घाटा के बराबर, या बजट घाटा के बराबर, या मौद्रिक घाटा के बराबर। तो यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह राजकोषीय जो घाटा होता है उसके बराबर होता है, यानी कि प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, और राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और खुद बनाइए आप लोग। निम्न में से किस भारत में किस समूह में चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? थाड़वाड़ समूह, या गोंडवाना समूह, या ट्रेसियरी समूह, या विंध्ययन समूह? बताएंगे। तो थाड़वाड़ समूह की चट्टानें अत्यधिक जो है धात्विक होती है। इसमें सोना होता है, लोहा होता है, मैग्नीज होता है, अबरक होता है, कोबाल्ट होता है, तांबा होता है, शीशा होता है, सब इसी में पाया जाता है धाड़वाड़ में, क्योंकि अत्यधिक जो है धात्विक होता है धाड़वाड़ समूह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आप लोग। 27 को बनाइए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि ये वो कौन सुमेलित नहीं होगा 4 गो ऑप्शन में से, और 3 गो क्या होगा सुमेलित होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क, तो हाँ इससे संबंधित है, सही है। कोलार जो कि सोना यहाँ मिलता है। कोडरमा चांदी, ये तो गलत है। कोडरमा अवरक के लिए मशहूर है, तो ये गलत हो गया। कहा जा रहा है कि ज्वार, शीशा और जस्ता, ये भी सही है। तो यही ना खोजना आपको कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगर यहाँ पे कब सही होता, जब अगर यहाँ पे कोडरमा और बगल में चांदी के जगह अबरक होता तब सही होता, क्योंकि कोडरमा में अबरक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राजस्थान, असम, महाराष्ट्र या गुजरात? तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है, ध्यान रखेंगे, राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। 29 में क्या जा रहा है कि असम राज्य की राजधानी कहाँ है, बता दीजिए आप लोग। असम की राजधानी कहाँ है बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि असम की राजधानी दिसपुर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए।
तो इसमें क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? हम्बोल्ट जलधारा या वेनेजुएला जलधारा या फ्रॉकलैंड जलधारा या लेब्राडोर जलधारा? तो इसमें से कौन सा जलधारा जो है कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ये यहाँ पे आपको जवाब देना है। तो हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट। बाकी सब किसका है बताएंगे? अटलांटिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? बताइए। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या इटली? तो स्विट्जरलैंड भू आबद्ध देश है जो चारों ओर से फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। कौन? स्विट्जरलैंड। ये स्थलबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये नहीं है, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। 33 में क्या कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? हिंद महासागर से होकर गुजरती है, अटलांटिक महासागर से या प्रशांत महासागर से? या डी में दे रखा है बी और सी। तो बताएंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरने का काम करती है। तो क्या हो जाएगा जवाब? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए आप लोग। 34 में क्या कहा जा रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा पूछ रहा है, देश पूछ रहा है, नहीं गुजरता है। बहामास या लीबिया या ब्राजील या यूएई? तो कर्क रेखा ब्राजील से होकर के नहीं गुजरेगा, ब्राजील से। इसमें जो ऑप्शन है ब्राजील, इससे नहीं होकर गुजरेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। 35 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नहीं और है में बहुत अंतर है, बहुत यही में तो एग्जाम में गलती होता है ना, तो इसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। कहा जा रहा है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? गंगा, वैली या पेरियार या साबरमती या गोदावरी? तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसे क्या हो जाएगा सही जवाब? गोदावरी। अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। 36 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताइए। माही, कच्छ, लद्दाख या सूरत? जिला पूछ रहा है, तो भारत का सबसे छोटा जिला माही है, ये जो कि पांडिचेरी में स्थित है, पुडुचेरी में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? माही सबसे छोटा जिला है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए आप लोग। 37 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? नहीं बनाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या मिजोरम या पश्चिम बंगाल? तो मिजोरम जो है ये 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान, चीन और म्यांमार के साथ, सिक्किम जो है चीन, नेपाल, भूटान के साथ, और पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? मिजोरम, ठीक है ना। देखिए ये तीनों बनाता है, ये तीनों बनाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बनाता है? भूटान के साथ, चीन के साथ और म्यांमार के साथ। और ये किसके साथ बनाएगा? तो ये भी चीन के साथ बनाएगा और नेपाल के साथ बनाएगा और भूटान के साथ बनाएगा, ठीक है ना। ये भी भूटान के साथ बनाएगा। और पश्चिम बंगाल किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ बनाएगा। और बताइए आप लोग, भूटान के साथ भी बनाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और किसके साथ बनाएगा? और ये बांग्लादेश के साथ भी बनाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये 3 के साथ नहीं बनाता है मिजोरम। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि राज 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, कौन सा राज? तो मिजोरम जो राज है 3 देशों के साथ सीमा कभी नहीं बनाता है मिजोरम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। 38 में क्या कहा जा रहा है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। क्या होती है प्रति चक्रवात की विशेषता? तापमान में वृद्धि या तेज हवा या तेज बारिश या स्वच्छ आसमान? तो प्रति चक्रवात का संबंध जो है स्वच्छ आसमान को दर्शाता है, ध्यान रखेंगे, स्वच्छ आसमान को दर्शाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है किसका भाई? वायु प्रदूषण के या जल प्रदूषण के या ध्वनि प्रदूषण के या मृदा प्रदूषण के? तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे जो है अच्छे सूचक है। किसका? वायु प्रदूषण का। ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वायु प्रदूषण। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत इजी है।
प्लासी की लड़ाई पूछ रहा है, आप लोग तो खुद बता दीजिएगा। बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इसका खुद आप लोग जवाब दीजिए। 40 का प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था। तो कब? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। 41 में क्या कहा जा रहा है कि सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? अवध या मैसूर या हैदराबाद या तंजौर? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य वो कौन था? तो हैदराबाद था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइए आप लोग। देखिए आप 100 तक पूरा देखिए वीडियो को, पूरा 100 प्रश्न हम कराते हैं डेली, प्रतिदिन। तो इसको बनाइए 42 को। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को या लॉर्ड ऑकलैंड को या लॉर्ड डलहौजी को या लॉर्ड कर्नवालिस को? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। 43 में क्या कहा जा रहा है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? थॉमस मुनरो के द्वारा या कर्नल सलीमन के द्वारा या हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा या कर्नवालिस के द्वारा? तो महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में लागू किया गया था। तो क्या होगा सही जवाब? हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर सी, 1819 में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44 को बनाइए। 44 में क्या कहा जा रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए तो आप लोग। किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? फिरदौसी ने किया था या उतबी ने किया था या अल-बुरूनी ने किया था? कौन किया था? किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? 44 को बनाइए आप लोग, जवाब दीजिए 44 का। तो किताब उल हिंद की रचना अल-बुरूनी ने किया था, अल-बुरूनी ने किया था। इसका सही जवाब अल-बुरूनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। 45 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर का समकालीन था? अजातशत्रु या कालाशोक या उदयन या घनानंद? तो ये घनानंद समकालीन था, बाकी नहीं था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इजी क्वेश्चन है इस आज इस सेट में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के या कृष्णदेवराय के या चंद्रगुप्त द्वितीय के या हर्षवर्धन के? तो बताएंगे जवाब। अष्टदिग्गज विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में, कृष्णदेवराय दरबार में थे। कौन? अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय, बाकी नहीं था, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे अष्टदिग्गज में से ये एक थे जो विजयनगर राज्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से या भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, यहाँ पे गुम्फा अभिलेख से या कौशाम्बी अभिलेख से? तो सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48 को बनाइए आप लोग। 48 को देखिए। 48 में क्या कहा जा रहा है कि किस जो है युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद गाजी का उपाधि धारण कर लिया, या खानवा के युद्ध के बाद, या चंदेरी के युद्ध के बाद, या घाघरा के युद्ध के बाद? तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ। इसके पश्चात जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर लिया। बाबर को बादशाह एवं कलंदर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बाबर को बादशाह और कलंदर भी कहा जाता है। तो खानवा के युद्ध के बाद धारण कर लिया बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 को बनाइए। 49 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? लॉर्ड डलहौजी के या लॉर्ड कर्जन के या लॉर्ड कैनिंग के या लॉर्ड वेलेस्ली के? तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ। कर्जन का कार्यकाल जो है 1899 से लेकर के 1905 तक था। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनाइए। क्वेश्चन नंबर 50 को बनाइए आप लोग। किस जो है बौद्ध धर्म से किस बौद्ध संगीति के दौरान
अभिधम्पटिक की रचना की गई थी? अभिधम्पटिक की रचना की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति के द्वारा, या द्वितीय के द्वारा, या तृतीय के द्वारा, या चतुर्थ के द्वारा? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है 251 ईस्वी के दौरान जो है अभिधम्पिटक की रचना हुई, जिसमें बौद्ध दर्शन का उल्लेख है। ध्यान रखेंगे कब? तो तृतीय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी 50 क्वेश्चन और करने हैं। एक सेट में 100 क्वेश्चन रहते हैं। मैं प्रतिदिन इस सेट को लेकर के आता हूँ, 100 क्वेश्चन डेली। आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो को लास्ट तक और क्वेश्चन को बनाते चलिए और जवाब भी दीजिए, कमेंट भी कीजिए, तब मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। 51 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है? क्रिप्स मिशन, या अगस्त प्रस्ताव, या भारत छोड़ो आंदोलन, या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो क्या होगा सही जवाब, जरा बताएंगे आप लोग। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था भाई? अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त में आया था 1940 में। व्यक्तिगत कह रहा है क्रिप्स मिशन तो मार्च 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव आपको बताइए दिए कि 1940 में आया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था बताएंगे? क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था अगस्त में। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सही कालक्रम क्या है? तो पहले बताना है कि पहले कौन हुआ था घटना, तो बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना। क्यों अगस्त प्रस्ताव? क्योंकि 1940 में अगस्त में आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है कौन होगा बताइए आप लोग। इसके बाद में कौन? व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके बाद में क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या हो जाएगा बताइए? यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52 को बनाइए। 52 का जवाब दीजिए आप लोग। दिल्ली सल्तनत से है, कहा जा रहा है कि किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है आज इस सेट में। हमको लगता है आप लोग 80+ नंबर ला सकते हैं। बनाइए सेट को आप लोग, जवाब दीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरा कोई भी देख सके। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, या बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी, या इल्तुतमिश? तो एकता प्रणाली की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने किया था। इसके अतिरिक्त उसे तुर्कान ने चिलगानी की स्थापना किया था। कौन? इल्तुतमिश। और उसने शुद्ध जो है अरबी सिक्का भी जारी करने का काम किया था। कौन? इल्तुतमिश। यही एकता प्रणाली चलाया था। क्वेश्चन नंबर 53 को बनाइए। 53 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे जवाब। वारेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड डलहौजी, या जॉन लॉरेंस? तो जॉन लॉरेंस को उच्चतम निष्क्रियता या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का जन्मदाता माना जाता है। लॉरेंस का जो कार्यकाल 1864 से लेकर के 69 तक था। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा सही जवाब? जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 54, बहुत इजी क्वेश्चन है। 54 बताइए, किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया था? गुरु गोविंद सिंह, या गुरु तेग बहादुर, या गुरु अर्जुन देव, या गुरु हरगोविंद? तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन जिसको बोला जाता है का निर्माण किया था। ये 6ठे गुरु थे सिख के, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जालियांवाला बाग से। 55 नंबर को बनाइए आप लोग। 55 को देखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जमनालाल बजाज ने, या शंकरन नायर ने, या सत्येंद्र प्रसाद ने? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने का काम किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे जालियांवाला बाग के विरोध में, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शंकरन नायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। 56 में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड लिटन के, या लॉर्ड कर्जन के, या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के, या लॉर्ड रिपन के?
तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में आयोजित हुआ था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के समय 1930 में किया गया था, जबकि तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के समय 1911 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। विमीय सूत्र पूछ रहा है शक्ति का, बताइए। आप लोग बहुत साइंस पढ़ते हैं, जवाब दीजिए क्या होगा शक्ति का विमीय सूत्र? Ml2T3 माइनस में Ml2T-3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। Ml2T-3 नहीं जानते हैं तो रट लीजिए, लिख लीजिए, फायदा करेगा। शक्ति का विमीय सूत्र Ml2T-3। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 58 को बनाइए। 58 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैगनी एवं नारंगी, पीला एवं बैगनी, नीला एवं लाल, लाल एवं बैगनी। तो पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, परंतु यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में लाल एवं नीला रंग जो है तेजी से अवशोषित करने का काम करता है। ध्यान रखेंगे, लाल एवं नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लाल एवं नीला। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? क्वेश्चन नंबर 59 को बनाइए। गन मेटल, तो गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है? तो इसमें कॉपरो भी रहता है, टीनो रहता है और जिंको रहता है। यानी कि कॉपर कितना रहेगा? 88%, ठीक है ना। टीन 10% और 2% जिंक रहता है गन मेटल में। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 बनाइए। बात चश्मा पहनते हैं आप लोग, बनाइए 60 में। 60 में क्या कहा जा रहा है कि चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? अगर चश्मा पहनते हैं तो बताइए, चश्मा का जो लेंस रहता है वो किस कांच के बनाए जाते हैं? फ्लिंट कांच के, या पायरेक्स कांच का, या क्रूक्स कांच का, या मृदु कांच का? बताइए आप लोग। तो चश्मे में जो लेंस रहता है क्रूक्स कांच के बने होते हैं। यह मुख्यतः दुर्लभ मृदा तत्व के ऑक्साइड जैसे सीरियम ऑक्साइड यानी कि CO2 है। तो ये क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं। जितना चश्मा में लेंस होता है ये क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं। नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, नहीं जानते हैं तो क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं चश्मे का जो लेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को बनाइए आप लोग। नेत्र जब दान कीजिएगा तो इसमें कौन सा भाग जो दान कर दिया जाता है? ये पहले जवाब दीजिए। रेटिना को दान कर दीजिएगा आप लोग, या पुतली को, या कोर्निया के उपयुक्त में से सभी। तो नेत्र जब दान किया जाता है कोर्निया दान किया जाता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है, किससे? कोर्निया से। दृष्टि पटल के सामने का कुछ भाग जो है उभरा होता है, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? कौन सा दान में देते हैं हम लोग? कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सही नहीं है? इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पर, नहीं पर। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है क्या? बताइए। तो हाँ, बढ़ता है, ये तो एकदम सही है, लेकिन हमको बताना है गलत कि कौन सही नहीं है। दूसरा, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही, दाब पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं, ये गलत जवाब है। जब आर्द्रता बढ़ेगा तो क्या होता है? जब आर्द्रता वायु का घनत्व तो शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए ध्वनि का जो चाल आर्द्रता में अधिक होता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कम होता है, ऐसा तो नहीं है। चौथा देखिए, कह रहा है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो हाँ, ये सही है। तो हमको वही ना चुनना है जो गलत है, सही नहीं है। तो सही नहीं, ऑप्शन नंबर सी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 63 को बनाइए। 63 में क्या कहा जा रहा है कि प्रवर्ती धारा के दिष्ट धारा में परिवर्तित करने युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, या ट्रांसफार्मर कहते हैं, या ट्रांसमीटर कहते हैं। तो रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। यह एक वैद्युत शक्ति होता है। तो ध्यान रखेंगे, एसी को डीसी में परिवर्तित करने का काम कौन करेगा? रेक्टिफायर करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 64 को बनाइए कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होगा भाई? आयतन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? जब बर्फ पिघलता है तो जल में परिवर्तित होता है, तब उसका आयतन घटता है, ठीक है ना, आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर बी उसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 65 को बनाइए। 65 में क्या कहा जा रहा है कि सिल्वेनाइट मिश्रण में किसका अयस्क है? सोना, चांदी, तांबा या पारा? सिल्वेनाइट में किसका अयस्क है? तो कैल्वेनाइट एवं सिल्वेनाइट दोनों सोने का जो है प्रमुख अयस्क है, ध्यान रखेंगे। तो सिल्वेनाइट और कौन? किल्वेनाइट, ये दोनों सोने का जो है प्रमुख अयस्क है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि सिल्वेनाइट तो सोने का ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, 66 को बनाइए। 66 को देखिए जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि 66 में सुमिलित कीजिए, आप ही लोग सुमिलित कीजिए। सूची 1 दे रखा है, सूची 2 बताइए। तो लाइपेज जो है वासा विघटन एंजाइम से सुमिलित होगा। दूसरा ट्रिप्सन का बताइए, ट्रिप्सन का प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है ट्रिप्सन, तो इसका हो जाएगा। एमाइलेज का बताइए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करने का काम करता है, यानी कि ये हो जाएगा। इरुप्शन बताइए, इरुप्शन किसका होगा? पॉलीपेप्टाइड के अमीनो के अम्ल में, तो यहाँ ये हो गया। तो जवाब दीजिए, यानी कि 1 का 4, 2 का 3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 3, सी का 1 और डी का 2। जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, देख लीजिएगा आप लोग और बना लीजिएगा। ऐसे तो हम बता देते हैं, 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ये पहले ऑप्शन में मिल गया आपको, पहले का ऑप्शन में ही दे रखा है, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। 67 में क्या कहा जा रहा है? किस जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वासा में परिवर्तित किए जाते हैं? हाइड्रोजन के या निकेल के या ऑक्सीजन के या मैग्नीशियम के? तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वासा में परिवर्तित किए जाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? निकेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, अर्जुन पुरस्कार से है, बहुत पुरस्कार आप लोग लेते हैं, बताइए। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? बहुत आप लोग करंट पढ़ते हैं दिन रात, नया नया मार्केट में जो भी बुक आएगा सबको कीन के एकदम पढ़ जाना है साफा। बनाइए आप लोग करंट। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो 2020 में जब अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया मनीष नरवाल को, इसका संबंध क्या चीज से? पैरा शूटिंग से है। 2020 में 27 खिलाड़ियों को जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया था, 27 को ऐसे खिलाड़ी। तो 21 चीज से संबंध है इनका? पैरा शूटिंग से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाइए, बनाइए आप लोग, बढ़िए और बनाइए। ये भी शायद करेंटे से है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? 21वीं परीक्षा होगा तब 20 तक पूछेगा, बताइए। सर डेविड एटनबरो या एनएस धर्मसक्तु या ग्रेटा थनबर्ग या आर रामानुजम? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 एनएस धर्मसक्तु को प्रदान किया गया। सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग को जो है गुलबेकियन पुरस्कार 2020 एवं आर रामानुज को इंदिरा गांधी 2020 जो है पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 एनएस धर्मसक्तु को दिया गया, एनएस धर्मसक्तु को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 70, यह भी आपको करेंटे से है, बनाइए। कहा जा रहा है कि 13वें इंडियन प्रीमियर लीग, बहुत क्रिकेट देखते हैं आप लोग, कोई भी मैच होगा तुरंत आप लोग देखने चले जाते हैं, बनाइए। तो 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला है? किरण पोलार्ड को या के राहुल को या देवदत्त पडिक्कल को या जोफ्रा आर्चर को? तो जोफ्रा आर्चर को 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार जोफ्रा आर्चर को देने का काम किया गया है।
किरून पोलार्ड को जो है सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिया गया है, और केएल राहुल को ऑरेंज कप और गेम चेंजर ऑफ द सीजन, देवदत्त पडिक्कल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एवं ट्रेट बोल्ट जो को पावर प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वैल्यूएबल प्लेयर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, जोफ्रा आर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 71 को बनाइए। 71 में क्या कहा जा रहा है कि 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा। 14वां विश्व कप जो है क्रिकेट पहले कब होगा, 2027 में होगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, आयोजित दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। 13वें विश्व कप का आयोजन 2023 में होगा भारत में। 13वें विश्व कप का आयोजन 2023 में होगा भारत में, लेकिन जब 14वें होगा 2027 में, वो कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। 13वें कहाँ होगा, भारत में। 13वें कब होगा, तो 2023 में होगा। और 14वें कहाँ होगा, 2027 में, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 72 को बनाइए। 72 में क्या कहा जा रहा है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है, बताइए। सौरभ गांगुली है, या स्टीव वॉ है, या ब्रेटली है, या ब्रायन लारा है। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट लेखक के स्टीव वाव साहब है, ये स्टीव वाव। सौरभ गांगुली ने जो है ए सेंचुरी इज नाइट इनफ नामक पुस्तक लिखा है, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, ये भी करंट से है। नवंबर 2020 में संघाई सहयोग का गठन 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, तो बताएंगे क्या होगा सही जवाब। तो नवंबर 2020 में रूस की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। इसकी अध्यक्षता में, रूस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 को बनाइए। 74 में क्या कहा जा रहा है, किस वर्ष जो है भारत के पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, 24 में, या 25 में, या 28 में, या 2030 में। तो वर्ष 2030 तक भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, और वर्ष 2025 तक भारत के टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है, समझे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कब, तो 2030 में पूर्ण मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए 75 में क्या कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन से जो युद्ध सेवा मेडल पाने वाले भारत के पहले जो है महिला बन गई है, शिवानी कपूर, या मिंटी अग्रवाल, या हिना जायसवाल, या गीता कपूर। तो मिंटी अग्रवाल अक्टूबर 2020 में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। मिंटी अग्रवाल को रखिएगा ध्यान, मिंटी अग्रवाल भारत की पहली महिला जो है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई है, पहली महिला मिंटी अग्रवाल। अभी भी 25 क्वेश्चन करने हैं आपको, चलिए 76 को बनाइए। 76 में क्या कहा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उप विजेता कौन है। विजेता नहीं पूछ रहा है, उप विजेता पूछ रहा है। इगा स्वितेक, या सेरेना विलियम्स, या विक्टोरिया अजारेंका, या सोफिया केनिन। तो फ्रेंच ओपन 2020 की महिला की एकल खिताब की विजेता इगा स्वितेक एवं उप विजेता सोफिया केनिन है। विजेता पूछता तो इगा स्वितेक होता, लेकिन उप विजेता पूछ रहा है तो सोफिया केनिन होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सोफिया केनिन। लेकिन ई जीता है, ई उप विजेता है। अब फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल खिताब के विजेता राफेल नडाल है, और उप विजेता, इसको भी ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच है। आगे बनाइए, क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए। 77 में क्या कहा जा रहा है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को जो है पहले स्थान पर प्राप्त हुआ है, बताएंगे। तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। एशिया भर में इसके पास जो है पावर इंडेक्स में नंबर 1 है ही। इस सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर आपका है, भारत आपका चौथे स्थान पर है पावर इंडेक्स में। पहला स्थान पर एशिया भर में कौन है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 78 को बनाइए। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, क्रम बताना है उनका।
पार्टी क्या का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसका अमेरिका का 46वें राष्ट्रपति है जो बाइडेन, 46वें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 69 को बनाइए, सॉरी 79 को बनाइए, 79 को। 79 में क्या कहा जा रहा है कि 38वां जो है एशियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो 38वें और 39वें ये दोनों एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ? ब्रुनेई में प्रस्तावित है। और 36 और 37वें एशियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2020 में वियतनाम की मेजबानी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन आयोजित किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे 38वां और 39वां एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ प्रस्तावित है? तो ब्रुनेई में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कहाँ? ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 80। 80 को देखिए, 80 में क्या कहा जा रहा है? पहले पढ़ा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन और शास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? अब यहाँ पर भी क्वेश्चन देखिए, नहीं में और है में, इसमें कम से कम बच्चा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, परीक्षा में 5 को क्वेश्चन जरूर गलती कर देता है। तो सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, अब हमको सत्य नहीं ढूंढना पड़ेगा। देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, कहा जा रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। तो हाँ, ये प्रदान किया गया था, ठीक है ना, ये सही जवाब है। लेकिन हमको गलत ढूंढना है भैया। दूसरा, एलिनार ओस्ट्राम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2009 में पाने वाली पहली महिला है। तो हाँ, ये भी है। तीसरा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों पॉल आर और मेल ग्रोम एवं रॉबर्ट वी विल्सन को प्रदान किया गया। एक गलत जवाब है। देखिए क्यों एक गलत जवाब है कि आपको यहां समझना पड़ेगा। 2 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है ना। देखिए जिसमें मिलग्रोम एवं रॉबर्ट वी विल्सन की नीलामी के सिद्धांत में सुधार एवं नए नीलामी के स्वरूप को आविष्कार हेतु प्रदान किया गया, ठीक है ना, इसलिए गलत है। तो केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 81 को बनाइए। अभी भी आपको 20 करने हैं, बनाइए। किस मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल की शुरुआत की गई है? बताएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कुशल आजीविका के अवसर खोजने हेतु असीम पोर्टल की शुरुआत किया गया है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। देखिए पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है भैया? तो आप ही लोग बता दीजिए, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है, बता दीजिए, छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। विश्वभूषण हरिचंदन साहब है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, और जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। अगर पूछता कि वाजूभाई वाला कहाँ का है? बताइए। कर्नाटक का है। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ का है? केरल का है। आई सुंदरराजन तेलंगाना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। 83 में क्या कहा जा रहा है कि भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? बताइए। तो के विजय राघवन भारत सरकार के मुख्य जो है वैज्ञानिक सलाहकार है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। अजीत डोभाल सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है ना। तो के विजय राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 84 को बनाइए। 84 में क्या कहा जा रहा है? पढ़िए आप लोग एक बार कि दक्षिण जो है एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? आकार पटेल या ईसाला रुवन वीराकुम या कुमू डुंगियू या इल्हाम अलीवे? तो श्रीलंका के ईसाला रुवन वीराकुम वर्तमान में दक्षिण एशियाई क्षेत्र जो है सहयोग संगठन के महासचिव है। इल्हाम अलीवे जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष है। एवं क्यू डुंगी जो आपको दिख रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी ईसाला रुवन वीराकुम।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। 85 में क्या कहा जा रहा है कि नवंबर 2020 में भारत में खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। तो भारत ने स्पेन के साथ खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? तो स्पेन के साथ किया है, ठीक है ना, स्पेन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 86 को बनाइए आप लोग। 86 में क्या कहा जा रहा है कि दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात कौन सा राज्य में प्रभावित हुआ था? केरल में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो कहा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 87 को बनाइए। 87 में देखिए कहा जा रहा है कि दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आदि महोत्सव कहाँ किया गया? तो दिसंबर 2020 में कहाँ आदि महोत्सव? छत्तीसगढ़ में कि उड़ीसा में कि मध्य प्रदेश में कि झारखंड में? तो कहाँ? मध्य प्रदेश में किया गया। समझे? आदि महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए। 88 में क्या कहा जा रहा है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है, बताइए। कितना है? तो 53वां है, ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक्स जो इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, इस सूचकांक में पहले स्थान पर किसका है? तो नॉर्वे का है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत का आपका 53वां है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और 53वां पर आपका भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 को बनाइए। कपिला पशु आहार ना, यहाँ पे कपिला अभियान का है, मतलब कपिला अभियान का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? संस्कृति मंत्रालय से है या शिक्षा मंत्रालय से है या पंचायती राज मंत्रालय से है या केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्रालय से है? तो कपिला अभियान का संबंध जो है शिक्षा मंत्रालय से। इसके तहत जो भारत सरकार आविष्कारों को महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करने का काम करेगा। समझे? कपिला अभियान शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 90 को आप लोग ठोकिए। 90 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सूर्य सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? महाराष्ट्र को, गुजरात को या उत्तर प्रदेश को या मध्य प्रदेश को? तो नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश की सूर्य सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा देने का काम किया गया है। किसको? तो उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 91 को बनाएंगे हम लोग। 91 में क्या कहा जा रहा है कि सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? अमेरिका के साथ या रूस के साथ या जापान के साथ या ब्रिटेन के साथ? तो सैन्य अभ्यास सहयोग काजिन का आयोजन भारत और जापान की तटरक्षक बलों के बीच किया जाता है। यह अभ्यास 2006 में दोनों देशों के तटरक्षक बलों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे किसके साथ? जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 को। 92 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुरसानी को, डल्ले खुरसानी मिर्च का नाम है भैया, भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी कि जीआई टैग। तो बताएंगे सिक्किम की प्रसिद्ध जो है मिर्च डल्ले खुरसानी को भौगोलिक संकेतिक का दर्जा दिया गया है। गोवा के अगर पूछता तो हरमल मिर्च, खोला मिर्च और मिंदोली केलाम एवं मणिपुर की चाकहाउ ब्लैक राइस को और भौगोलिक संकेत सब दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डल्ले खुरसानी मिर्च किसका है? तो सिक्किम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन 93 को बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पे। 93 में क्या कहा जा रहा है कि एक विज्ञापन कंपनी है कौन, किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है।
फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाता है। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान है तो कुल उत्पाद कितने थे? अब बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। तो मकान की पहले कुल संख्या कितना है? 25 गो है, और प्रत्येक मकान में पेश किए गए उत्पादों की संख्या कितना है? 25 गो। तो कुल उत्पाद क्या हो जाएगा? 25 गुने 25 यानी कि 625। परंतु जो है कंपनी के पास 5 गो उत्पाद बच जाता है। तो कुल उत्पादों की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, तो 625 गो प्लस 5 गो जो बच जा रहा है उसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 630 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 94 को बनाइए। 94 में क्या कहा जा रहा है कि एक भवन निर्माता, देखिए मैथ बहुत इजी पूछता है दरोगा में, ध्यान रखेंगे। एक भवन निर्माता ने इतना उधार रुपया ले लिया, उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तथा तब प्रत्येक जो है किस्त कितने रुपए की होगी? अब देखिए, कोई एक भवन निर्माता कंपनी है जो कि 2550 रुपये उधार ले लिया और उसे 4 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में उसको लौटाने हैं। प्रत्येक किस्त में कितना रुपया दे देगा कि सध जाए? बना करके बताइएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, तो आप लोग कैलकुलेट करके जवाब दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते हैं, गलत बात है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को बनाइए। 95 में क्या कहा जा रहा है? एक त्रिभुज की भुजा 1/4, 1/6, 1/8 अनुपात में है और उसका परिमाप जो है 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है? तो देखिए, इसको अनुपात निकालिएगा 1/4, 1/6, 1/8, तो क्या हो जाएगा? 6:4:3 में आएगा। तो सबसे लंबी तथा सबसे छोटी भुजाओं का अंतर कीजिए, तो सबसे लंबी भुजाओं का अंतर और सबसे छोटी भुजाओं का अंतर निकालिएगा तो क्या आएगा? जरा आप लोग कैलकुलेशन करके बताइएगा। ये भी आपके लिए ही है, कॉपी पर बना करके तब कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए। 96 में क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने इतना पुस्तकें बेची, उन पर 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तदनुसार लाभ प्रतिशत कितना था? अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है, धड़ाक से निकाल दीजिए। तो 250 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? 250 रुपया है। पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? 250। और 50 पुस्तक का विक्रय मूल्य, लाभ कितना? 50 रुपया। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 250 माइनस 50 यानी कि 200 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी कि 50 गुने 100 बटा में 200 काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 100 दूना 200। अब 50 को 2 से काटिएगा तो 25% आएगा आपको। तो जिस ऑप्शन में 25% होगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए आप लोग। कहा जा रहा है 97 में कि 3 दोस्त जो है 1500 रुपया, 1800 रुपया और 2100 रुपया भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश करता है। कुल जो है प्राप्त लाभ को जो है बराबर बांटते हैं, और तो बताए कि समय के किस अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी निवेश की। अब बताइए, समय का अनुपात निकालना है यहाँ पे, तो अनुपात में निकालिएगा 1/1500 अनुपात 1/1800 अनुपात 1/2100 अनुपात। तो काटिएगा तो कितना आएगा बताइए? शॉर्ट कीजिए इसको, तो काटिएगा तो 1:5, 1:6, 1:7, 3 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 1:5, 1/6, 1/7। अब जो है उसको कैलकुलेशन करके निकालिएगा, जो अनुपातिक में आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना करके बताइएगा कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए। कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। कहा जा रहा है कि अंसियन किस देश की राजधानी है? उरुग्वे का, पराग्वे का, या बारबाडोस का, या क्रोएशिया का? बताएंगे क्या होगा सही जवाब इसका? 98 का। तो असुनसियन जो है पराग्वे का राजधानी है, पराग्वे का, ठीक है ना। ये किसका राजधानी है? असुनसियन पराग्वे का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए। 99 में क्या कहा जा रहा है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा। तो मुखौटा नृत्य जो है
अरुणाचल प्रदेश का ये लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे मुखौटा के बारे में, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम है, बनाएंगे। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप जो है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, गोल्फ से, या लॉन टेनिस या टेबल टेनिस से? तो राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। किस चीज से? गोल्फ से संबंधित है। इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर दें ताकि वे भी देख सके। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सेट नंबर 6 के साथ। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 100 में आपको कितना मार्क्स आया, कमेंट करके बताइएगा। और जो प्रश्न को हमने नहीं बनाया है आप लोग बना करके आंसर दीजिएगा कमेंट में। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।